नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान पर अमेरिकी बम वर्षक विमानों का टूटा कहर, 72 घंटे में 200 ठिकानों पर हमलों का दावा। ईरान का पलटवार, इजराइल सहित अमेरिका के दूसरे सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, जंग खत्म कराने के लिए आगे आए कई देश। नेपाल में गठबंधन का दौर खत्म होने के आसार, स्पष्ट बहुमत की ओर बालेन शाह की पार्टी आरएसपी। प्रतिद्वंद्वी दलों के खिलाफ बनाई भारी बढ़त, ओली सहित कई प्रमुख नेता मतगणना में काफी पीछे। अब इंडोनेशिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया से बनाई दूरी। 28 मार्च से सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करने का आदेश। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म शामिल। जॉर्जिया के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री यात्रा निलंबित। लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट और विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी दमन को बताया वजह। सूडानी सेना का उत्तरी कोर्दोफान के 12 शहर पर फिर से कब्जा। वायुसेना ने आरएसएफ की तैनाती स्थलों पर बड़े हवाई हमलों के बाद किया कब्जा। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को शहर से खदेड़ने का दावा। और आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में भीषण तनाव जारी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बम बरसा रहे हैं, तो वहीं इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। इस सब के बीच ईरान भी खाड़ी देशों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगातार कम हो रही है। ट्रंप ने खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। युद्ध के 7वें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर इजराइल और दूसरे पड़ोसी देशों में ईरानी मिसाइलों की गूंज दहशत पैदा कर रही है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तेहरान के खिलाफ फायर पावर में भारी वृद्धि के संकेत दिए हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह ध्वस्त कर रहे हैं। इन हमलों में ईरानी वायुसेना और नौसेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पिछले 72 घंटे में अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने ईरान के अंदर लगभग 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। कमांड के मुताबिक ईरान के एयर स्पेस कमांड को भी निशाना बनाया गया है। वहीं B-2 बम वर्षक विमानों ने गहरे समुद्र में स्थित बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाते हुए दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि तेज होते हमलों के कारण पिछले दिन की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90%, जबकि ड्रोन हमलों में 83% की कमी आई है। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की, लेकिन इसे विफल करने का दावा किया गया। बहरीन ने 78 ईरानी मिसाइलों और 143 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। कतरी वायुसेना ने भी दोहा स्थित अल उदैद वायुसेना अड्डे पर ड्रोन हमले को विफल करने का दावा किया है। अल उदैद वायुसेना पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब कतर प्रशासन ने देश भर के मोबाइल फोन पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर नागरिकों को खिड़कियों और खुले स्थानों से दूर रहने का निर्देश दिया है। इस बीच दक्षिण कोरिया में मौजूद पैट्रियाटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पश्चिम एशिया में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में सेना भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये समय की बर्बादी है और तेहरान सब कुछ खो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि वो ईरान के मौजूदा नेतृत्व का सफाया चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान को एक अच्छा नेता मिले। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने रजा शाह पहलवी समेत किसी का नाम नहीं लिया। उधर इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। बेरूत पर रात भर में व्यापक हमले किए गए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनानी कस्बों पर बमबारी की। हिजबुल्लाह के कमांड केंद्रों और ड्रोन भंडारण सुविधा को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों से पहले बेका घाटी में आईडीएफ ने व्यापक निकासी की नई चेतावनी जारी की है। वहीं अजरबैजान सुरक्षा के मद्देनजर तेहरान से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है।
बाकू द्वारा ये कदम ईरानी ड्रोन हमलों का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। और आइए अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में आम चुनावों के मतदान के बाद अब मतगणना शुरू हो चुकी है। देश के तमाम इलाकों से शुरुआती रुझान भी मिलने लगे हैं और इस बार जिस तरह के रुझान मिल रहे हैं उससे साफ है कि नेपाल अंतिम परिणामों के बाद एक नई दिशा की ओर जा सकता है। दरअसल पिछले साल नेपाल में हुए जेन ज़ी आंदोलन के बाद ये देश में पहला आम चुनाव है। इस आंदोलन के बाद नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा था और सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। आइए आपको जो मतगणना से मिल रहे बड़े संकेत हैं उससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले साल नेपाल में जिन मुद्दों को लेकर जेन ज़ी सड़कों पर उतर आया था, मतगणना के शुरुआती रुझान भी इसी तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस केपी शर्मा ओली के तख्ता पलट में भ्रष्टाचार और रोजगार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उसी मुद्दे को हथियार बनाकर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे नए दलों ने जमकर भुनाया। रुझानों में रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सुनामी साफ दिखाई दे रही है। हालांकि ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी कि पार्टी की तरफ से पीएम पद के दावेदार बालेन शाह ने विजयी पताका फहरा दिया, लेकिन इतने तो संकेत जरूर मिल रहे हैं कि नेपाल के सबसे बड़े दल के रूप में आरएसपी का उदय तय है। अंतिम चुनाव नतीजे आने तक 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। बहरहाल मतगणना से मिल रहे रुझानों के मुताबिक जेन ज़ी का केंद्र रहे काठमांडू के अधिकतर सीटों पर आरएसपी भारी मतों के अंतर से निकटतम प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार रंजू दर्शाना इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी की पहली उम्मीदवार बन गई हैं। 30 वर्षीय दर्शाना ने 15,455 वोट हासिल करके भारी जीत दर्ज की है। कमोबेश देश के अधिकतर संसदीय सीटों पर इसी तरह के रुझान मिल रहे हैं। अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो नेपाल में 3 दशक बाद किसी एक अकेली पार्टी को बहुमत मिलेगा, यानी रैपर से मेयर बने बालेन शाह अब पीएम बनने के काफी करीब हैं। रुझानों में न सिर्फ केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल को झटका लगता दिखाई दे रहा है, बल्कि कई पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्री मतगणना में काफी पीछे चल रहे हैं। आम चुनाव में गगन थापा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प कमल दहल प्रचंड की सीएनपी गठबंधन भी किस्मत आजमा रही है, जिसे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बालेन से कड़ी चुनौती मिल रही है। नेपाली कांग्रेस में टूट के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के नए प्रमुख के तौर पर 49 साल के गगन थापा भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, लेकिन उन्हें भी हर सीट पर कड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल गुरुवार को हुए चुनाव में लगभग 60% वोटिंग हुई। संसद के निचले सदन 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीटों के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत सीधे वोट डाले गए, जबकि 110 सीटों के लिए अनुपातिक प्रणाली के जरिए चुनाव हुआ। पूरे देश में किसी दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उन्हें संसद में सीटें मिलती हैं। दरअसल अनुपातिक प्रणाली का मकसद ये है कि छोटे दलों और अलग अलग सामाजिक समूहों को भी संसद में जगह मिल सके, ताकि कोई एक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हावी न हो पाए। आमतौर पर नेपाल में हमेशा से गठबंधन सरकार बनती रही है, जिसमें कई दल मिलकर देश चलाते रहे हैं। पिछले चुनाव में सिर्फ नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा है, लेकिन जेन ज़ी आंदोलन के बाद देश में राजनीतिक स्थिति ने करवट ली है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, रिसर्च फेलो हैं IDSA से। डॉक्टर पटनायक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पटनायक, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, शुरुआती परिणाम आ रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? जैसे आप पहले बोले कि जेन ज़ी का रेवोल्यूशन जो पिछले साल हुआ था उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है नेपाल का ये इलेक्शन में। जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है सब ऑलमोस्ट 90 सीट्स में वो आगे हैं। अभी की 2-3 जगह पे अभी चुनाव का नतीजा आया है, बाकी सीट में नहीं आया है, लेकिन वोट का गिनती जैसे चल रहा है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है उनके जो नियरेस्ट कंटेस्टेंट है उनके बीच में बहुत भारी मत का डिफरेंस है। तो ये मैं बोलूँगी कि आप पुराने वाले जितने सारे पार्टी है, नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो, दोनों पॉलिटिकल पार्टी पावर में रह चुके हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल से ये जो पार्टी है कोलिशन में आ रहे थे, तो उसका मतलब आप अगर एक पार्टी को पावर में लाए हैं सोच के कुछ चेंज आएगा, करप्शन नहीं रहेगा, कुछ बदलाव जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं उस टाइप का कुछ आएगा,
लेकिन दोनों पार्टी के बीच में कोलिशन चल रही थी। जैसे 3 पॉलिटिकल पार्टी है, एक प्रचंड लेड पार्टी, एक देवबा लेड पार्टी और केपी शर्मा ओली लेड पार्टी। 3 पार्टी के बीच में पिछले बार केपी शर्मा ओली और उनका प्रचंड का था, इस बार नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली। तो उसका मतलब ये है कि आप ये जो ट्रैप है, ये जो ओल्डर जनरेशन का जो ट्रैप है जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है, आप वो ट्रैप से नहीं निकल सकते थे। मतलब चॉइस ही आपका लिमिटेड था। तो इसीलिए मैं ये अभी का जो नतीजा आ रही है उसी में दिख रहा है कि जेन जी का रेवोल्यूशन शायद सक्सेसफुल है। यानी कि मैडम अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साफ संकेत मिल रहे हैं कि बालेंद्र शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे नेपाल के, और वहां पर स्थायित्व भी आएगा सालों बाद। जी, वैसा तो लग रहा है। अभी तक तो जितना सीट का मतलब बढ़ावा दिख रहा है वो तो नेपाली स्वतंत्र पार्टी का है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूर चाहिए, क्योंकि जो पुराना नेपाल था और नया नेपाल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो नेपाल है, दोनों नेपाल के बीच में मैंने कभी कुछ डिफरेंट नहीं देखा। वही जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, 10 साल के अंदर 14 सरकार, अभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बाद हम लोग वही इंस्टेबिलिटी देखे। तो यही उम्मीद है। भारत के नजरिए से अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है नेपाल में स्थायित्व होना? स्थायित्व होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत का ओपन बॉर्डर है, लोगों का आना जाना रहता है। वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो एक कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल नहीं रहेगा। सब समय सरकार यही सोचता रहेगा कि मैं किसे पावर में रहूं, मेरा क्या चैलेंज है। तो आप अगर आपका सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं तो आपको बाकी जो गवर्नेंस प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। तो स्थायित्व जो है नेपाल में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इंडिया के लिए। ठीक है, बालेंद्र शाह अगर प्रधानमंत्री वहां पर बनते हैं तो उनके आगे कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी? क्योंकि जेनजी की जो मुख्य मांगें थी, संविधान में परिवर्तन करना, देश के सिस्टम में परिवर्तन करना, किस तरह से इस सब से वो डील करेंगे? बहुत उम्मीद है तो कि करप्शन फ्री हो। ये एक बड़ा सा उम्मीद है कि जैसे सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकार के अंदर जो मंत्री है, वो लोग एटलीस्ट करप्शन ना करे, ये एक उम्मीद है। मुझे ये लग रहा है कि बालेंद्र शाह इसको जरूर ही कैन डू इट, मतलब वो बिना करप्शन का सरकार जरूर कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और एक बड़ा सा चैलेंज है उनके लिए। जैसे अभी मिडिल ईस्ट में युद्ध लग रहा है, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो नेपाली है वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है और वहाँ से उनका रेमिटेंसेस आते हैं। तो अगर बाई चांस ये वार ऐसे चलता रहा, अगर इनका एम्प्लॉयमेंट पे है, अगर उनका नौकरी से निकल गए। एक सवाल संक्षेप में बताइएगा, नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों पे आरोप लगते हैं कि वो वेस्टर्न एजेंडा पे काम कर रहे हैं, कुछ पे आरोप लगते हैं कि वो चीन के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में नेपाल किस ओर जाएगा, क्या कुछ आपको लगता है? एटलीस्ट बालेंद्र शाह आने के बाद ये मतलब उम्मीद है कि नेपाल खुद के लिए सोचेगा रादर देन अमेरिकन एजेंडा और चाइना एजेंडा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यूक्रेन और रूस ने युद्धबंदियों के ताजा आदान प्रदान के तहत 200 युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। वहीं 4 साल से चल रहे इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित वार्ता में गतिरोध बना हुआ है। दरअसल जिनेवा में हाल ही में हुई वार्ता के दौरान इस तरह के आदान प्रदान के एक नए दौर के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी, जबकि क्षेत्रीय विवाद के मुद्दे पर वार्ता अभी भी अटकी हुई है। सूडान की सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने युद्धग्रस्त देश के पश्चिम में स्थित उत्तरी कोर्दोफान राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर बारा पर फिर से कब्जा कर लिया है। सेना ने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को शहर से खदेड़ दिया गया और उन्हें भारी जानमाल का नुकसान पहुंचा है। सूडानी सेना की वायुसेना ने बारा के अंदर आरएसएफ के तैनाती स्थलों पर बड़े हवाई हमलों के बाद शहर पर कब्जा किया। अमेरिका और वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारियों ने राजनयिक और काउंसलर संबंध फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य दक्षिण अमेरिकी देश में नई सरकार के चुनाव के लिए शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देना है। साथ ही ये कदम वेनेजुएला में स्थिरता को बढ़ावा देने, आर्थिक सुधार में सहायता करने और राजनीतिक सुलह को आगे बढ़ाने के संयुक्त प्रयासों को सुगम बनाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम को महीनों से चल रहे विवादों के बाद पद से हटा दिया है। मिनियापोलिस में संघीय अधिकारियों द्वारा 2 अमेरिकी नागरिकों की गोली मारकर हत्या और 22 करोड़ डॉलर के विज्ञापन अनुबंध पर सांसदों के सवाल से ये विवाद और बढ़ गए थे। राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वो इस महीने के अंत तक ओक्लाहोमा के सीनेटर मार्कवेन मूलिन को उनकी जगह नियुक्त करेंगे। एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री एल्बर्ट पार्क ने कहा कि यदि मध्य पूर्व संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना केवल 1 महीने तक चलता है तो विकासशील एशिया में विकास पर इसका प्रभाव मामूली होगा और वार्षिक जीडीपी में केवल एक मामूली और अस्थायी गिरावट आएगी। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सत्तारूढ़ गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी अगले चुनावों से पहले गठबंधन में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार कर रही है। दरअसल भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी में हुए घोटाले पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री के सुधारवादी सहयोगियों के बीच निराशा बढ़ रही है।